हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप कि सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और मन लगा करके बिल्कुल पढ़ाई कीजिए अभी घर में। ऑलराइट, तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 की तरफ स्विच करते हैं, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। उससे पहले बच्चों, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, उस लेक्चर को जो भी बच्चे अभी तक अटेंड नहीं कर पाए हैं, आप जा करके उसे पहले अटेंड कीजिए। ठीक है, तो आपको इमेज फॉर्मेशन कैसे हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक रूप से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक एक बातों को हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि आपके स्पीड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहां के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। ठीक है, तो काफी बेसिक है, ये सब बातें आप लोग 10th में भी पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब पहले, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, याद है आप लोगों को एक होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कि एक प्लेन मिरर में ऐसा कुछ था, याद होना चाहिए आप लोगों को। ओके, सारे लोगों से बन गया होगा। इसका इमेज फॉर्मेशन करना था। ठीक है, तो आप लोग इसका इमेज फॉर्मेशन कर लिए होंगे, डेफिनेटली कर लिए होंगे, काफी आसान है। ठीक है सर, इसमें क्या करना है सर? हम लोगों को पता है कि प्लेन मिरर का क्या जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो हम लोगों को मालूम है। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, वही इमेज का भी डिस्टेंस होता है मिरर से। इसका मतलब कि यहां पे जो ये m है, इसका जो ये एंड है ये यहां पर लाई करेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होंगे। फिर उसके बाद इस लाइन का इमेज आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जो है काफी सारे रे डायग्राम बना चुके हैं इससे रिलेटेड, तो आप इसके इमेज को कुछ इस तरीके से बनाए होंगे। यस और नो? ठीक है, सारे बच्चों से बन गया होगा। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि प्लेन मिरर के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए, प्लेन मिरर का जो प्रॉपर्टी था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या था बच्चे? इमेज डिस्टेंस। पहला ये था, और दूसरा हमारा क्या था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों, ये मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोगों को काफी कुछ पढ़ना है अपने रे ऑप्टिक्स में। जब आप देखेंगे कि रे ऑप्टिक्स में हम रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ठीक मिरर फॉर्मूला के बाद हम इस टॉपिक पे आपको आएंगे और बताएंगे कि मैग्निफिकेशन जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, और इस मैग्निफिकेशन का जो इस्तेमाल है, इसी मैग्नीफाइंग पावर का जो इस्तेमाल है, हम लोग आगे चल के कहां पे करेंगे बच्चों? इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट्स जैसे हमारे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को जब पढ़ना है तो वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन, पिछले दिन याद होगा आप लोगों को बताया गया था कि ये कितना होता है? +1 के बराबर। ठीक है, अब यहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज जो है वो दोनों ही इक्वल होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, अगर ये हम लोग देखें कि ये कोई मिरर है और यहां पे कोई एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है, एनी बॉल, ठीक है, जिसका कि अगर देखें तो डायमीटर जो डायमीटर है वो अगर हमारा d के बराबर है, तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चों, ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा उसका भी डायमीटर सेम होगा और ये बिल्कुल सेम दूरी पे बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि हाइट तो सेम होता ही है, अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो उसके डायमीटर भी सेम होते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनेगा। केवल एक चीज उल्टा होता है, जो कि हम लोग पिछले दिन पढ़े भी थे, कि इससे जो इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं? लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस। ठीक है, तो यहां पे
लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या था कि अगर आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है कि मिरर में आपका ये जो लेफ्ट हैंड है आपको कैसा अपीयर होता है, राइट के जैसा, और ये जो राइट हैंड है वो कैसा अपीयर होता है, लेफ्ट के जैसा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट रिवर्सल जो है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस या फिर लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, अब आगे की तरफ आते हैं, और भी इसके कुछ प्रॉपर्टी है। हाँ, अपराइट यानी इरेक्ट और अपराइट इमेजेस ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर जो है वो हमेशा इरेक्ट अपराइट इमेजेस बनाते हैं। मतलब कि अगर कोई प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसका इमेज भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, उल्टा मिरर से बनता है क्या? हाँ, वो भी बनता है। जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि इमेजेस हमारे उल्टे भी बनते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे जो है हम लोग इसके बाद और जो है इसके कुछ प्रॉपर्टीज आपने पिछले दिन देखा ही था कि अगर रियल ऑब्जेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज बनेंगे, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी, और मिरर के केस में बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू फोकल लेंथ। ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी के लिए हम लोग यहां पे देख सकते हैं, अभी के लिए हम लोग यहां पे ये चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, बोल सकते हैं कि आर जो है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर वो हमारा कितने के बराबर है बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 2f के बराबर। तो चलिए अब हम लोग लास्ट इसके प्लेन मिरर के बारे में जितने भी प्रॉपर्टीज थे उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जो लास्ट में चीज है काफी इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग सर रे डायग्राम बनाते हैं या फिर अगर क्वेश्चन हम लोगों को इससे रिलेटेड आते हैं तो हम लोग साइन कन्वेंशन का कैसे ध्यान रखें, हाउ टू कीप इन माइंड दैट व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के केस में साइन कन्वेंशन को कैसे हम लोगों को लेना है। तो साइन कन्वेंशन जो है बच्चे वो कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, उसके बारे में हाँ उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप अगर उन चीजों को अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है, उस साइन कन्वेंशन को हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग जब बच्चे थे उसी समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि राइट साइड में हर कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, राइट साइड में पॉजिटिव लिया जाता है, लेफ्ट साइड में हम लोग नेगेटिव लेते हैं। याद करो बच्चे, आप लोग ऐसा देखे होंगे कि अगर ये कोई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये एक्स डैश और ये वाई डैश, अब हमें ये बताइए कि इधर यानी एक्स पॉजिटिव एक्स हम लोग इस तरफ कोई भी चीजें होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव है। ठीक है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है बच्चों, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मान के चलो मिरर को हम लोगों ने इसके ओरिजिन पे ऐसे हम लोग प्लेस कर दिए, अब इस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड जो भी चीज लाई करेगा, जो भी चीज लाई करेगा का क्या मतलब, अगर यहां पे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं सर, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंट होगा ये हम लोग क्या लेंगे बच्चे, नेगेटिव लेंगे, और अगर यहां पे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है तो इमेज हम लोग जो लेंगे वो क्या होगा बच्चे, पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना, तो इस तरफ लाई करने वाले सारी चीजों को पॉजिटिव और इस तरफ लाई करने वाले सारी चीजों को नेगेटिव। और एक चीज हम लोग देख सकते हैं, ये तो थी साइन कन्वेंशन की बात है। अब साइन कन्वेंशन में अगर एक्सिस को अगर आप डायरेक्टली ये सोचते हैं कि चलो इसके अलावा भी एक छोटा सा तरीका हम बताते हैं आपको, ठीक है, कि ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम लोग कौन सा सरफेस बोलते हैं बच्चे, पॉलिश्ड सरफेस, और ये सरफेस हमारा क्या होता है, नॉट पॉलिश्ड यानी कि रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सिल्वर्ड होता है। ठीक है, हमने आपको पिछले दिन बताया भी था। इसके एक जो
सामने के जो इसके सरफेस होते हैं उसको पॉलिश किया जाता है, लेकिन इसके जो बिल्कुल इनर सरफेस होते हैं जहां से कि रिफ्लेक्शन कैरी आउट हो रहा होता है वो सरफेस पॉलिश नहीं होता। तो पीछे वाला यानी कि जो ये बैक पोर्शन है, इस बैक पोर्शन को हम कहते हैं पॉलिश सरफेस या सिल्वर्ड सरफेस, और ये जो है हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस या नॉट पॉलिश। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये पॉलिश है, P मींस व्हाट, पॉजिटिव, और नॉट पॉलिश N मींस व्हाट, नेगेटिव। यानी इसके इधर जो भी लाई करेगा वो नेगेटिव होगा और इसके इधर जो भी लाई करेगा वो पॉजिटिव होगा। बट इन फिजिक्स दिस MTR वर्क्स बट अप टू सम एक्सटेंट। MTR क्या है, मारो टोटल रट्टा, ठीक है। ये जो है कुछ हद तक काम करते हैं, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमको मालूम होने चाहिए। हाँ, ये सब चीज अगर मालूम है तो हमको एक्सिस के को लेकर के सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी चीज हमारे लिए अंडरस्टूड है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर पॉजिटिव अगर ओरिजिन से राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो नेगेटिव है, ओरिजिन से ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो ये सब इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब हम लोग इस प्लेन मिरर के डिस्कशन को यहां पे देखिए। यहां तक डिस्कशन में हम लोगों ने इन चीजों को समझा कि जो प्लेन मिरर है वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन करती है, जो प्लेन मिरर है वो कैसे कैसे इमेजेस के नेचर होते हैं वो जो फॉर्म करती है, और प्लेन मिरर किसे बोलते हैं, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीजों के रिगार्डिंग हम लोग पढ़े। अब देखिए प्लेन मिरर से रे डायग्राम बनने के बाद कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो कि अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं, और आगे का हम लोगों का टॉपिक है फील्ड। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो नया लेक्चर है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। बच्चों आपने ऐसा देखा होगा कि अगर कोई मिरर है, ठीक है, उस मिरर से अगर किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखना है, ठीक है, तो इस बात पे ये डिपेंड करता है कि हम कहां पे खड़े हैं, ठीक है ना। हर जगह से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज व्यू नहीं की जा सकती है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई पर्टिकुलर जोन है, कोई पर्टिकुलर एरिया है जहां पे कि हम लोग प्लेस होंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा। तो वो पर्टिकुलर जोन, वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर फील्ड, वो पर्टिकुलर रीजन हमारा क्या कहलाता है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। बच्चों काफी बार आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में भी, ठीक है ना, कि मिरर अगर यहां लगा हुआ है, हम अगर यहां पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमको अपना इमेज इस मिरर में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोई अगर यहां पे खड़ा है तो हम अगर यहां पे खड़े होकर के व्यू कर रहे हैं मिरर में तो हमको इसका इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम कहां पे खड़े हैं ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए। उसका इमेज हर जगह से व्यू नहीं किया जा सकता, कोई एक पर्टिकुलर, कोई एक फिक्स्ड रीजन होता है जहां पे कि हम लोग प्रेजेंट होंगे, तभी हमको उसकी इमेज अच्छे ढंग से विजुअलाइज हो पाएगी, ठीक है। उसी रीजन को क्या बोलते हैं बच्चे, फील्ड ऑफ व्यू। यानी द रीजन in which the image of an object can be viewed by an observer वो उस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कहलाता है, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि सर फील्ड ऑफ व्यू जो है
कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। सपोज मान लीजिए कि यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हमको देखना है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा उसको कहां से प्रेजेंट होकर के हम देख पाएंगे, ठीक है। तो इसका तरीका क्या है सर, फील्ड ऑफ व्यू को कैलकुलेट करने का। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि उस ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम लोग रेज को इंसिडेंट कराते हैं, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पर। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं अभी आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे यहां पे इंसिडेंट कराएंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर फॉलो किया जाए यहां पे, तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गए, और यहां पे भी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आएगा, ठीक है। अब इसकी इमेज की अगर बात करें तो बच्चे अगर आप देखें कि ये सीधी नहीं बन रही है, या फिर मतलब एक्चुअल में जितना एंगल होना चाहिए उतने पे हम इसे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक काम करें कि जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे आप इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से बना करके वहां पे आप इमेज को रख दें और इमेज से लाइनिंग को निकाले बिल्कुल इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे, तो ये रे आपकी सीधी बनी। ओके, तो आप देखिए इसका इमेज जो है वो कुछ यहां पे आएगा, इस जगह पे, कैसा ना। तो अब अगर हम लोग देखें तो यहां से इसको हम लोग इस तरीके से मीट करा देते हैं। मीट कराने के बाद इसे हम लोग थोड़ी सीधी बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब इस इमेज को देखने के लिए जो ये वाला आपका रीजन है, इस रीजन में कोई भी अगर ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, चाहे वो ऑब्जर्वर यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे, यानी कि इस रीजन में किसी भी जगह पर वो अगर प्रेजेंट है तो ये वाले रीजन में उसे ये इमेज व्यू होगा। लेकिन इस रीजन से अगर वो बाहर चला जाए, सपोज दैट ऑब्जर्वर हमारा यहां पे है, इस जगह पे वो खड़ा है, ठीक है ना, तो क्या इसे वो व्यू होगा? नो सर, ये व्यू नहीं कर पाएगा। अगर ऑब्जर्वर हमारा यहां है, ठीक है, तो फिर ये भी इसे व्यू नहीं कर पाएगा। बट अगर कोई ऑब्जर्वर हमारा यहां पर प्रेजेंट है तो ये आराम से इस इमेज को व्यू कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस रीजन को, यानी वो रीजन जहां से कि इमेज को आसानी से व्यू किया जाए, उस रीजन को कहते हैं हम लोग उस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू। यही रीजन हमारा कहलाता है फील्ड ऑफ व्यू। इसे ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, तो ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर, मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम लोग रेज को इंसिडेंट कराते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट करने के बाद जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के जो रीजन होते हैं, उस रीजन को हम लोग कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। समझ रहे हैं? ये है इसका ड्रॉ करने का तरीका। अब आते हैं इसके रीजन पे कि सर व्हाई इज इट सो कि आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही इसे डाला। तो पहला चीज, कोई भी इमेज हमें विजुअलाइज कब होती है? कोई भी इमेज हमें विजुअलाइज तब होती है जब उससे निकलने वाली रेस हमारे आंखों में टकराए, ठीक है ना। अगर मान के चलिए कि किसी रूम के अंदर हैं आप और गेट के बाहर कॉर्नर के साइड में जो कि आपको सीधी सीधी दिखाई नहीं दे रही है, वहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या आप उसे देख पाते हैं? नो सर। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उससे जो रेस है वो टकरा करके आपकी आंखों में नहीं आ रही है। ये फैन, ये बल्ब, ये बोर्ड, मार्कर, सारे कुछ जो है दिखाई हमको कब पड़ रहे होते हैं? जब उससे रेस टकरा करके हमारी आंखों में आ रही होती है। तो हम यहां पे देखें कि इमेजेस से निकलने वाली रेस अगर हमारे आंखों में आए तो हमें ये विजुअलाइज हो पाएगा। तो बच्चों यहां से बताइए कि कितने ऐसे रेज हैं जो कि आ सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट से अनगिनत रेज निकलते हैं बाहर, इमेजेस से भी अनगिनत रेज निकलेंगे। तो जो रेज
इस मिरर से पास कर पाए, ठीक है ना। तो ये जो रेज आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहां पे ये वर्चुअल इमेज बना, ये रेज एक्चुअल में कौन सा रे है? ये रे हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी रे हमारा क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो आप ये कहें कि ये दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट के रिफ्लेक्टेड रे हैं, उसी के रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं? फील्ड ऑफ व्यू। तो सर एक्सट्रीम पॉइंट पे ये क्यों लिया गया? सपोज दैट, मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही है, ये भी रेज निकलती, ये भी रेज निकल रही है, ये भी रेज निकल रही है, इस तरीके से बहुत सारे रेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट से निकल रही है। मैंने कहा था आप लोगों को कि यहां पे जो है अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो इसका जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है, मतलब जो ये इमेज को विजुअलाइज करना चाह रहा है ऑब्जर्वर, उसको नेसेसरी कंडीशन क्या है उसके लिए कि उससे आने वाली रेज उसके आंखों में आए, उसके आंखों तक पहुंचे। तो इससे कितनी ऐसी रेज होगी जो कि आएगी, ठीक है। तो यानी जितनी रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, तो कितनी रिफ्लेक्टेड रेज हो सकती हैं? तो उतनी रिफ्लेक्टेड रेज हो सकती हैं जितनी इंसिडेंट रेज हो सकती हैं। तो यहां पे इंसिडेंट रेज कितनी हो सकती हैं? जहां तक मिरर है बच्चों, वहीं तक ना इंसिडेंट रेज होंगे, यानी ये इंसिडेंट वहीं तक करेगा ना जहां तक ये मिरर होगा। ये मिरर के बाहर तो ये इंसिडेंट कर नहीं सकता है, यस और नो? तो इसके बाहर ये इंसिडेंट नहीं करेगा, यानी इसके अंदर के सारे इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज निकालेंगे, और इसके बाहर के सारे जो इंसिडेंट रेज होंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि यहां और यहां इससे जो रिफ्लेक्टेड रेज निकल रहे हैं, अब इसके बाद कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। जो भी रिफ्लेक्टेड रेज अब होंगे वो इसके अंदर ही होंगे। आप देखिए ना, इस तरीके से ये जा रहे हैं, अब यहां से ये भी इस तरीके से आए, अब ये इस तरीके से पीछे ही आ गए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कोई भी रेज जो यहां से निकल करके आएगा, इस इमेज से जो भी रेज आएंगे वो इन दोनों के बीच में ही होंगे। यानी कि इस रीजन के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट है तो उसके आंखों तक इस इमेज से आने वाली रेज डायरेक्टली आकर के हिट करेंगी और उन्हें ये इमेज विजुअलाइज आसानी से हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अगर यहां बाहर कहीं प्रेजेंट है तो फिर उनके आंखों तक कोई भी रेज नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए फील्ड ऑफ व्यू को बनाने के लिए बच्चों हम लोग जो है ऑब्जेक्ट से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ही रेज को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या तरीका है फील्ड ऑफ व्यू को ड्रॉ करने का? ऑब्जेक्ट से आप एक्सट्रीम पॉइंट पे दो रेज, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऊपर और नीचे के जो पॉइंट्स हैं उस पर आप इंसिडेंट रेज डालिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिफ्लेक्टेड रेज है बच्चों, वो रिफ्लेक्टेड रेज का जो रीजन है वही रीजन हमारा क्या होगा, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। क्योंकि इमेज को देखने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है? चीजों को देखने के लिए उससे लाइट रे टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचनी चाहिए, यानी कि हमको रिफ्लेक्टेड रेज मिलने चाहिए। रिफ्लेक्टेड रेज जरूरी है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट के रिफ्लेक्टेड रेज है, यही रीजन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? फील्ड ऑफ व्यू। आई होप कि मैंने सारी बातें आपको बता दी कि फील्ड ऑफ व्यू के लिए यही रीजन क्यों होता है, ठीक है। इसी रीजन को हम फील्ड ऑफ व्यू क्यों कहते हैं, तो और फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है, तो सारी बातें होप कि अब आपको क्लियर होगी। और कैसे ड्रॉ करना है किसी भी ऑब्जेक्ट के का जो इमेज बन रहा है उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, उसको बनाने के लिए बच्चों एक काम आप करें कि इससे, यानी तो डायरेक्टली आप ऑब्जेक्ट का इमेज बना लें और इमेज से एक्सट्रीम पॉइंट्स पर ऐसे डॉटेड लाइन बना करके इस तरीके से लाइन आप खींच दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट कीजिए, और फिर अब हम लोग जो है इसी टॉपिक को और भी कुछ इसमें हम लोग बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। होप कि आप लोग लिख लिए होंगे।
ठीक है, अब जो है देखते हैं इसमें कि हाउ टू ड्रॉ फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सारे केसेस हमने यहाँ पे आप लोगों को दिखाए हैं। ठीक है, ये पहला केस अगर देखें तो पहले केस में करना क्या है कि ऑब्जेक्ट से यहां से जो है इंसिडेंट रेज को डालना है, रेज निकलेंगे, ये इंसिडेंट रेज, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट की वो इमेज बना, तो उससे जो है इंसिडेंट रेज एक्सट्रीम पॉइंट से निकलने वाले जो इंसिडेंट रेज है उसके जो रीजन है उसी रीजन को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये है हमारा। और यहां पे अगर देखें ड्रॉ करने का कुछ ज्यादा यहाँ पे कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट से सीधे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से ले लीजिए और उतने दूर पे इमेज बना दीजिए। इमेज से डॉटेड लाइन को यहाँ पे लेके आओ और डॉटेड लाइन को यहाँ पे लेके आओ, फिर इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो तो ये आपका बन जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर यहाँ पे देखें ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, एक इंसिडेंट रेज इस एक्सट्रीम पे और एक इंसिडेंट रेज इस एक्सट्रीम पे। मैंने कहा था ना एटलीस्ट 2 रेज निकालने हैं, क्योंकि 2 रेज मीट करेंगे एक पॉइंट पे, तभी तो या तो इंसिडेंट रेज मीट किए तो ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, अगर रिफ्लेक्टेड रेज मीट किए तो वो इमेज कहलाएंगे। तो यहां से एक रेज यहां पे इंसिडेंट करा है, एक रेज को यहां पे इंसिडेंट करा है। इंसिडेंट होने के बाद ये दोनों रिफ्लेक्ट कर गए। ठीक है, रिफ्लेक्ट करने के बाद पीछे प्रोड्यूस किया, यहाँ पे इमेज बनी। ठीक है, तो ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो गया। ठीक है, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट से यानी मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट पे इसको हम लोगों ने इंसिडेंट कराया था। अब यहां पे अगर देखें हम लोग तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट से अगर एक रे को इस एक्सट्रीम पर डालें और इस एक्सट्रीम पर डालें तो फिर हमको ये दिखेगा कि इसका जो इमेज है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का इमेज, और ये रीजन हमारा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो अगर नीचे भी है तो मिरर को यहाँ पे जो है मानना है कि उस लाइन में डॉट लाइन से इसको आगे प्रोड्यूस करके और ऑब्जेक्ट से उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना है और इमेज को उतने ही डिस्टेंस पे बना करके उससे डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए और उसके बाद फिर जो है आप ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूं, जो भी बच्चे भी क्लास 10th में वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे लेते हैं ए बी और इसका जो इमेज है वो ए डैश बी डैश, ये सारे थे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये है हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए देखेंगे बच्चों की कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट से क्या करना है, 2 रेज को इंसिडेंट कराना है, उसके एक को एक्सट्रीम पॉइंट ऊपर पे और एक को नीचे पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस पॉइंट से जब ये 2 रे इंसिडेंट हुए, दोनों रिफ्लेक्ट करने के बाद ऐसे आए और एक चले गए यहाँ पे इस जगह पे, और दूसरे जो हमारे रे हैं वो चले गए यहाँ पे। देख रहे हैं एक पॉइंट से इसका जो पॉइंट है इसका इमेज इस जगह पे बन गया। इस पॉइंट का इमेज बनाने के लिए इससे भी देखिए जो कि ग्रीन कलर के 2 रेज आपको दिख रहे होंगे, यहां से एक और ये रे ऐसा। ठीक है, तो दोनों रेज इंसिडेंट किए गए और ये दोनों रेज इंसिडेंट होने के बाद इसका जो इमेज है वो कुछ इस जगह पर बन गया। तो ए प्राइम बी प्राइम इसका इमेज बन गया। तो आप यहाँ पे एक चीज को देख पा रहे होंगे बच्चों कि अब इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या ये होगा या ये होगा ये होगा। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए। अगर केवल इस रीजन में प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे आप बताइए कि जो रेज है हमारे वो रेज क्या हो रहे हैं, एक रेज तो यहां से आ रहा है और दूसरा रेज यहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये केवल हमको इन दोनों पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो इस रीजन में प्रेजेंट होने से हम केवल इस दोनों पॉइंट को विजुअलाइज कर पाएंगे। इस रीजन में प्रेजेंट होने से भी वही केस होगा। बट इफ वी स्टैंड ओवर हियर, अगर हम यहां पे प्रेजेंट हो जाते हैं, अगर हमारा प्रेजेंस यहां बन जाता है तो हमें पूरी की पूरी क्लियर इमेज बन जाएगी, पूरी की पूरी क्लियर इमेज दिखेगी। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये जो रीजन है, आप यहां से इस ग्रीन से इस ग्रीन को देखिए, इस ग्रीन से इस ग्रीन को, तो यहां पे क्या है कि इसे ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है और इस रीजन में ये वाला पॉइंट क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। तो इन दोनों रीजन में यानी इस दोनों ग्रीन के बीच में और इस दोनों ब्लू के बीच में अगर देखें
तो इंटरसेक्शन करने पर इन दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, तो कॉमन तो यही पार्ट है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमको ये पूरा का पूरा इमेज जो है विजुअलाइज किया जा सकता है, ठीक है। इस पार्ट में होंगे तो पूरी इमेज हमको दिखाई नहीं देगी, इस पार्ट में होंगे तो पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी। यही एक ऐसा सेक्शन है जहां पे कि प्रेजेंट होने पे हमको पूरी की पूरी इमेज दिखाई देगी। तो इस रीजन को हम लोग ये बोलेंगे कि ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी देखे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी देखे। उसी तरीके से आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर ये हमारा एक मिरर है और इस मिरर के केस में एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपने कुछ ऐसा रख लिया, ठीक है, ये एक कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, सर इसका फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर लाइन डालिए, ये परपेंडिकुलर लाइन इधर लेकर के आइए और इस जगह पे इसका इमेज बना दीजिए, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अब यहां से क्या करना है कि एक डॉटेड लाइन इस दोनों के एक्सट्रीम पे डालना है और उस डॉटेड लाइन को आगे बढ़ा देना है। तो ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और पॉइंट ऑब्जेक्ट का आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कोई एक XY प्लेन है, इस XY प्लेन में एक मिरर को प्लेस किया गया है जिसके लोअर पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,1 है और ये 3,3 है, यानी कि 2 मीटर का ये मिरर है। और इसे जो है हम लोगों को बोला गया कि ऑब्जेक्ट को रखा गया ओरिजिन पे। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे है तो इसका इमेज जो बनेगा, ठीक है, उसको देखने के लिए कोई भी ऑब्जर्वर को वाई एक्सिस पे किस रीजन में होना चाहिए, मतलब कि वाई एक्सिस पे उसका क्या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ताकि उस रीजन में अगर वो प्रेजेंट रहे तो उसको ये इमेज क्लियरली विजिबल हो, वो इस चीज को देख पाए। यानी कि किसकी बात यहां पे की जा रही है, फील्ड ऑफ व्यू की, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू ही ना ऐसा रीजन है जहां पे कि प्रेजेंट होने पे हमको इमेज विजिबल होती है। तो यहां पे हमको फील्ड ऑफ व्यू का क्या निकालना है सर, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कोऑर्डिनेट जो यहां पे फाइंड करना है वो C का और D का कोऑर्डिनेट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो मिरर 2 मीटर का है, ये 3,1 और 3,3 और ये ओरिजिन पे रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ये जो डिस्टेंस है बताओ, ये 3,1 है तो इसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 3, और फिर इमेज भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये 3 तो ये 3, इमेज फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ व्यू, सारी कुछ यहाँ पे रे डायग्राम तो आपके लिए क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि हमको ये रीजन चाहिए। अगर हमको ये रीजन और ये रीजन पता चल जाए तो क्या हम इस रीजन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस रीजन को निकालने के लिए और इस रीजन को निकालने के लिए आप देखो, सबसे पहले ये जो है आपका OC वाला रीजन इस ट्राइंगल का हिस्सा है और इसी में एक छोटा सा ट्राइंगल भी आपको दिख रहा होगा, यानी कि ट्राइंगल AEI और ट्राइंगल COI। आप एक बात बताइए, क्या ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों क्या सिमिलर है? यस सर, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, एक एंगल 90 डिग्री और दूसरा एंगल हमारा कॉमन, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर है तो सिमिलरिटी का प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी क्या है कि साइड का जो रेशियो होता है सर वो इक्वल होता है। अगर वो हम लोगों को मालूम है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलिए, कि लिख लेते हैं ऐसा कि सिंस ट्राइंगल COI is similar to triangle, कौन सा बोलो, COI सिमिलर किसके होगा, AEI, ठीक है, AEI, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, सो CO अपॉन बोलो AE इज इक्वल टू, ये क्या होगा, OI अपॉन EI, ठीक है। तो CO का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, CO का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और CO अपॉन AE का वैल्यू बताओ कितना होगा, ये 3,1 है, यानी कि ये हाइट कितना है 1,
1 मीटर इज इक्वल टू ओ आई। ओ आई देखिए यहां पर क्या है 6 अपॉन ई आई। ई आई कितना है बोलिए 3। तो ये दोनों क्या हो गए सर कैंसल आउट होकर के 2 हो गए, यानी कि CO इज इक्वल टू कितना हो गया 2 मीटर। ठीक है, यानी ये वाला जो लेंथ है हम लोगों को पता चल गया कितना है 2 मीटर। अब हमको चाहिए ये वाला लेंथ, ठीक है OD। तो अब आप देखिए क्या एक ट्रायंगल DOI और BEI दिख रहा होगा आपको, ये दोनों भी सिमिलर है सर, ये एंगल कॉमन और ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो अब हम लोग यहां से ये भी लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल DOI एंड ट्रायंगल कौन सा DOI और BEI एंड ट्रायंगल BEI इज सिमिलर, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए DO अपॉन जल्दी बोलो BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए OI अपॉन बोलिए जल्दी से OI अपॉन EI। DO का वैल्यू सर कैलकुलेट करना है मुझे, और BE का वैल्यू कितना है सर, आप देखिए ये वाला हाइट पूरा कितना है 3, यानी कि ये यहां से यहां तक क्या है 3 है, तो लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू OI हमारा कितना है बोलो OI 6, EI हमारा कितना है 3, दोनों कैंसल आउट होकर के क्या हो गए सर 2। तो यहां से DO इज इक्वल टू कितना हो गया 6 मीटर। DO जो है वो हम लोगों का हो गया क्या, ये जो लेंथ है सर ये हो गया हम लोगों का 6 मीटर। अगर ये हम लोगों को मालूम है कि 6 मीटर है, ये 6 और ये 2, तो ये वाला क्या 4। अगर हमको कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां पे 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,2 और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,6, क्योंकि ये ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा और y कोऑर्डिनेट कितना 2 और x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या 6। तो 0,2 से 0,6 तक अगर ऑब्जर्वर चलता हुआ है और 0,2 से 0,6 के बीच में मौजूद होता है तो ही उसे इस इमेज को वो देख पाएगा, और अगर वो इसके बाहर चला जाता है इधर तो नहीं दिखेगा और इधर भी आ जाता है तो नहीं दिखेगा। तो ये एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल था। अब इसी तरीके से और भी कुछ न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों आप एक चीज को यहां पे देख रहे हैं कि मिरर की जो यहां पर लंबाई थी वो कितनी थी 2 मीटर, ठीक है ना। अगर मिरर की लंबाई 2 मीटर है तो यहां पे बताइए आपकी फील्ड ऑफ व्यू इसका कितना आया सर फील्ड ऑफ व्यू 4 मीटर आया है या। इसी तरीके से आप अगर इस ऐसे क्वेश्चंस अपने घर में भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, कि कभी इसको आप 1 मीटर ले लीजिए, कभी इसको आप 5 मीटर ले लीजिए, कभी इसको 6 मीटर ले लीजिए, इसको कहीं और भी प्लेस कीजिए, बट ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है सर ओरिजिन पे। अगर ऐसे सीन आपको दिखाई देते हो तो उस वक्त आप इस बात को समझेंगे कि जितना मिरर का लेंथ होगा सर उससे ठीक डबल हमारा फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ होगा, ठीक है ना। और आप लोग इन चीजों को भी जानते हैं कि किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हाउ मच लेंथ ऑफ मिरर, मतलब कितनी बड़ी मिरर हम लोगों को चाहिए इमेज पूरा देखने के लिए। अगर इमेज का हाइट h है तो h/2 हाइट की मिरर चाहिए। इसकी भी प्रूविंग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी कि अगर ये मिरर है हम लोगों का तो इससे दोगुना होगा फील्ड ऑफ व्यू, बट कंडीशन इज कि ऑब्जेक्ट होने चाहिए कहां पे ओरिजिन पे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर रख देते हैं तो फिर सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। आप सारे केसेस को लेकर के घर में प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पूछा गया यहाँ पे कि इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, मिरर की जो लेंथ है वो स्मॉल डी है और जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से एल डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है और ये जो डिस्टेंस है हम लोगों का ये दे दिया है 2l, ठीक है। और ये हम लोगों का स्क्रीन है बच्चों, दिस वन इज स्क्रीन, ये स्क्रीन, ठीक है। और बोला गया कि स्क्रीन पे आप बताइए मतलब इस जगह पे कहां से कहां तक उस ऑब्जेक्ट को व्यू हम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे ही उस क्वेश्चन को सिमिलर उसी तरीके से कि अगर ऑब्जेक्ट, अगर यहां से कोई ऑब्जर्वर, ये अगर कोई मान के चलो कि रोड है या फिर अगर ये कोई एक्सिस है, इस जगह पे एक ऑब्जर्वर अगर मूव कर रहा है तो किस जगह से कहां तक वो प्रेजेंट हो सकेगा ताकि वो ये इमेज उसको विजिबल होगी। तो इससे निकलने वाली रेज देखिएगा यहां से और यहां, इसी के बीच में सारी की सारी रेज लाई करेंगे तो यहां पे आप इन दोनों पॉइंट के बीच में आप कह सकेंगे कि इमेज विजिबल है, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है वो पूछा जा रहा है कि कितना होगा इसका लेंथ, क्या होगा उसको फाइंड आउट कीजिए। तो जल्दी से इसको हम लोग कुछ नेमिंग वगैरह कर देते हैं, ठीक है। मिरर को मान लेते हैं हम लोग MN, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट बोल देते हैं और ये हमारा इमेज, और ये जो है हम लोगों का स्क्रीन पे P ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है ना। चलिए ये हम लोगों का P और Q, दिस पॉइंट इज आवर P। अब हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे सर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये चीज हम लोग को समझ में आता है कि अगर हम लोग इस पॉइंट को MNOPQ और इसे हम लोग R ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप हमको देख के बताइए कि अगर ये D है सर तो ये वाला क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए P और Q का लेंथ, ठीक है, ये निकालना है। तो आप बताओ क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एक ट्रायंगल है PRI और एक ट्रायंगल है N और इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे S, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है PRI और दूसरा NSI, दोनों क्या सिमिलर है क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये एंगल 90 डिग्री। तो इसीलिए सिमिलैरिटी का रूल लगाएंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा PRI एंड कौन सा NSI एंड ट्रायंगल कौन सा NSI, इससे हम लोग को ये दिखाई देता है कि जो PR है, PR अपॉन क्या लिख सकते हैं NS इज इक्वल टू क्या होगा RI अपॉन क्या हो जाएगा SI। तो PR का जो वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करना है। NS का वैल्यू कितना है सर D/2, RI का वैल्यू कितना है सर 2L, ये हो गया। तो ये वाला क्या हो गया हम लोगों का L ही होगा। तो टोटल जो लेंथ है सर ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बोलिए 3L हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3L अपॉन SI का जो वैल्यू है बोलिए, SI का जो वैल्यू है वो कितना है SIL, ठीक है। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो L कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहां से PR का जो वैल्यू है सर वो हम लोगों को क्या मिल गया 3D/2, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल यहां नीचे में आप देखिए, यानी कि फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा QRI एंड ट्रायंगल कौन सा QRI हो गया और ये MSI, इन दोनों ट्रायंगल से अगर हम लोग देखें तो लिख सकते हैं क्या कि QR या RQ कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे SM इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्या RI अपॉन क्या हो जाएगा बोलिए
क्यू आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है सर मुझे, और एस एम का वैल्यू कितना, अगेन डी बाय टू। आर आई का वैल्यू कितना है सर, अगेन यहाँ पे आप देखो 3l, और एस आई का वैल्यू कितना है सर, एल। तो ये कैंसिल हो गए सर। तो क्यू आर जो है वो कितने के बराबर होंगे, 3d बाय 2 के बराबर। कैसा नो, ये कितना आया, 3d बाय 2 के बराबर। ये आया 3d बाय 2 और ये आया 3d बाय 2। तो आप बताइए ये टोटल का टोटल हमारा कितना आ जाएगा, बोलो, ये यहां से यहां तक। तो टोटल का अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो क्यू आर क्यू पी ना, पी क्यू, सो पी क्यू इज इक्वल टू, बताओ यार कितना हो जाएगा, 3d बाय 2 और 3d बाय 2 दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3d। ठीक है ना। इसमें भी कई सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको कि आप बनाएंगे, ठीक है। इसके कई सारे केसेस लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए चैप्टर के पहले, कोई भी चैप्टर के आप न्यूक्लियस को पकड़िए, ठीक है ना, कि वो चैप्टर का मीनिंग क्या है, वो टॉपिक का मीनिंग क्या है। जैसे फील्ड ऑफ व्यू के मीनिंग को हम लोग समझ गए कि उस रीजन में प्रेजेंट होने पर हमको इमेज विजिबल होती है, ठीक है। तो उस रीजन को निकालने का तरीका क्या है, और ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में केवल और केवल ज्योमेट्री का इस्तेमाल आएगा। इसलिए बच्चों आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं समझना है इन चीजों में, क्योंकि आप लोग 9th और 10th में ऑलरेडी इन सब चीजों को पढ़े हैं, और जहां जहां पे ऐसा आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो भी मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप जो है उसी टॉपिक पे उसी तरह से आप अपने से खुद भी फॉर्म कीजिए। आप घर में बैठ करके, अब यहाँ पे एक और केस ले लेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट को यहां नहीं रख करके नीचे रखें, यानी कि यहां से d/4 और यहां से 3d/4, तब क्या केस आता है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे अगर रखते हैं, ठीक है, तो क्या केस आता है, ठीक है। अगर ये L नहीं हो करके ये हमारा 2L रहे और ये डिस्टेंस हमारा 3L या 4L रहे, ये हम लोग का L रहे और ये 4L रहे, इस तरीके से अलग अलग तरह के केसेस आप कॉपी में लिखिए और क्वेश्चन को बनाइए। तो आप ना जब 5-6 क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो आप देखते होंगे कि कई सारे बुक्स में या कई सारे क्लासरूम में भी सर लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो बच्चों ये ट्रिक है, बट ऐसी बात कुछ नहीं है, ठीक है। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशन होता है। जब आप 5-6 क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, अब कोई भी काम को लगातार आप कर रहे हैं, तो आप उससे कुछ ऑब्जर्वेशन सीखते हैं कि हाँ ये क्या यहां से हमको दिख रहा है, बार बार रिपीटेशन क्या चीज का मिल रहा है। तो उस तरह के ऑब्जर्वेशन आप वहां से कलेक्ट कीजिए, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे गए तो वहां पे आप बिना पेन उठाए उसको डायरेक्टली टिक कर पाए। समझ रहे हैं ना। तो आपको मैं यहां भी एक चीज बता देता हूं कि इस ऑब्जेक्ट को चाहे आप इधर रखो या इधर रखो, कहीं भी लेकर के जाइएगा, चाहे आप इसे नीचे लेकर के आइए, चाहे आप इसे ऊपर लेकर के जाइए, ठीक है। तो इसमें जो हमेशा हम लोगों का यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का जो रीजन होता है, आप इसे पहले सॉल्व कीजिएगा, तब मैं इसे बताऊंगा। नहीं तो आप डायरेक्टली इसे लर्न करके और आप इसको ये कर लेंगे, जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया। मैं अगले क्लास में आपसे पूछूंगा, ठीक है। और जिन लोगों को इसमें डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर को डाल दिया हूं, आप जो है उस पर टेक्स्ट कर दीजिए, आप उस पर जो है फोटो लेकर के उसको जो है आप डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से बनाते रहिए। और इसके ऊपर देखो बच्चे, क्यों मैं इतना क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, क्यों जरूरी ये है, क्योंकि इससे भी कई सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे IIT JEE 2000 की अगर हम लोग बात करें तो 2000 के ईयर में IIT JEE ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन क्या था बच्चों, आप लोग इसे नोट कीजिए, मैं उस न्यूमेरिकल को आपको बताता हूं। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट B is placed at a distance L from in front of the center of the mirror, मिरर के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑफ width D, इसका width क्या है, D, hung vertically on a wall, ये एक वर्टिकली एक किसी दीवार पे लटकाया गया है, ठीक है। ऑन अ वॉल अ मैन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इस मिरर के सामने ये चल रहा है, ठीक है। along a line parallel to the mirror at a distance 2L, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है बच्चों, ये है हम लोगों का कितना, 2L, ठीक है।
फ्रॉम ए एज शोन इन द फिगर द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ओवर विच ही कैन सी द इमेज। मतलब आप बड़ा से बड़ा वो डिस्टेंस बताइए जहां तक कि वो इमेज को देख सकता है। किसका इमेज? लाइट सोर्स, जो यहाँ पे लाइट सोर्स या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी एक तरह का सोर्स है, आपको मालूम। लाइट सोर्स इन द मिरर इज d/2, d, 2d या 3d। क्या अभी बनाया है इस क्वेश्चन? क्या आपको लग रहा है कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया हम लोगों ने? ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? 3d। बिना सॉल्यूशन किए हुए हम लोग इन चीजों का आंसर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर IIT JEE ने किसी क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है, और नीट में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो होता है कि उसका कोई तो कोई ऐसा मेथड होगा जिससे कि उसके क्वेश्चन को जल्दी बनाने का कोई तरीका हो। और वो कब आपके अंदर आएगा बच्चों? ठीक है, हमने जो आपको पढ़ाया वो है थ्योरी, और थ्योरी के बाद जो आपको मैंने न्यूमेरिकल उस पर करवाया वो उसका एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही ज्यादा आप किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाएंगे। और वो एप्लीकेशन आपका स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस अपना बढ़ाएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी एक क्वेश्चन अगर मैं बताता हूं, उस तरह के सारे क्वेश्चन आप खुद से लीजिए, और कुछ भी बुक्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप देखिए, और नहीं तो ठीक उसी तरह के क्वेश्चन आप 10-15 क्वेश्चन एक ही जैसा आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप उसे समझ लीजिए। ठीक है ना? तो आपको ऐसा लगेगा जब आप उसी तरह के बहुत सारे केसेस को सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा फील करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिख रहा है जो कि सब चीजों में कुछ कॉमन है, और आप उसी ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी वही चीज है, ठीक है ना? मैंने कहा था ना कि ये अब आप दूसरा यहाँ पे डिस्टेंस ले लीजिए, इसको आप 2l ले लीजिए, इसको 4l ले लीजिए, इसको 5l ले लीजिए, इसको l ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, और इसको ऊपर रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। आप एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मैं अभी नहीं उन चीजों को बता रहा हूं आपको, ठीक है, आपको मैं अगले लेक्चर में जरूर बताऊंगा, और अगले लेक्चर में ये डिस्टेंस कितनी भी क्यों ना हो, ठीक है, जैसे शुरुआत करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले लेक्चर को, कि यहां कितनी भी वो डिस्टेंस क्यों ना हो जाए, उस डिस्टेंस पे ही इसका जो लेंथ है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना बच्चों? अब आप कुछ बातों को तो समझ गए होंगे, लेकिन आपको जो मैंने कहा, आप ज्यादा से ज्यादा केसेस को प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आप इस ऑप्टिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चन क्या, मैं आपको ये बताता हूं कि आप रेगुलर रूप से इस लेक्चर को देखते रहेंगे, 100% किसी भी एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेंगे। और पूरे फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, आप इसी आसानी से आप सारी चीजों को कवर अप करते रहेंगे। ठीक है ना? तो अगली लेक्चर में हम लोग, आज तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़े, अगली लेक्चर में हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में भी 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर स्विच कर जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आप लोग मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए।